हेलो, A1 एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज से हम विजन की मंथली मैगज़ीन स्टार्ट करेंगे, जिसमें जून 2023 से स्टार्ट करते हैं और ये जैसे आपका जून 2023 का है तो इसको 5 दिन में कंप्लीट कराएंगे। फिर उसके बाद में आपका जुलाई का लेके आएंगे, फिर ऐसे ही मई उसका लेके आएंगे, अगस्त का लाएंगे। तो डे बाई मंथ बाई मंथ ये सेशन चलता रहेगा। और जो 2024 के लिए यूपीएससी और यूपीपीसीएस आ रहा है ना, उसके लिए ये बेनिफिट रहेगा, उसी के लिए ये डेडिकेटेड है ये क्लासेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं जून मंथ 2023 के लिए विजन की मंथली मैगजीन। ठीक, तो हम इसके इंडेक्स देखेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है। तो एक बार नज़र देखते हैं इसमें। हमें ये देखो, हमें पढ़ना है राज्य व्यवस्था, ठीक है, राज्य शासन, नया संसद भवन, राजद्रोह कानून, ये आएगा आपका विषय सूची में। पॉलिटी का सेशन है, ठीक है। पॉलिटी में हमें क्या क्या पढ़ना है, जो करंट के इवेंट रहे, जैसे नया संसद भवन चाहिए, राजद्रोह कानून, शिकायत निवारण, आकलन और सूचकांक, भारत में ओटीटी विनियम, ओटीटी रेगुलेशन इन इंडिया, संक्षिप्त सुर्खियाँ क्या रही हैं, अफर्मेटिव एक्शन क्या रहा है, राज्यपाल की शक्तियाँ से संबंधित जो भी मुद्दे उठे हैं वो, सीबीआई की सामान्य सहमति, ठीक। फिर उसके बाद में आपका पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति, जस्टिस क्लॉस और न्याय विकास पोर्टल और पंचायत विकास सूचकांक, ठीक। तो आज के सेशन में हम ये जो पॉलिटी का सेशन है इसको कंप्लीट करेंगे और कल जो देखेंगे हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक। तो अभी स्टार्ट करते हैं पॉलिटी सेशन से। तो पॉलिटी का पहला है, ठीक, नया संसद भवन, न्यू पार्लियामेंट हाउस। इसलिए सुर्खियों में क्यों रहा है, ठीक है। तो सुर्खियों में कैसे रहा है, सुर्खियों में क्यों है ये, हाल ही में देश की संसद भवन का नया उद्घाटन किया गया है, ठीक है। संसद भवन, पहले ये वाली संसद भवन थी गोल आकार की थी, और जो अभी जो है आपकी ये ट्रायंगल आकार की है, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें आगे जो पर्सपेक्टिव दे रखे हैं वो वाले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम इसमें देखेंगे अन्य संबंधित तथ्य। अन्य तथ्य क्या हैं जो हमें इसमें पढ़ना है। तो ये भवन का जो निर्माण हो रहा है ना, ये किस प्रोजेक्ट के थ्रू हो रहा है, तो ये आपका सेंट्रल विस्टा विकास और पुनर्विकास योजना के तहत किया गया है, किसका, संसद का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जो संसद भवन है ना वो किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती है, तो सेंट्रल विकास पुनर्विकास योजना के अंतर्गत इसका क्या कर रहा है, निर्माण किया जा रहा है, ठीक। इसमें कई और भी जो अवसंरचनाएँ और जो संरचनाएँ, ठीक है, परियोजनाएँ वो भी शामिल हैं। सेंट्रल विजिटा जो प्रोजेक्ट है ना, जो 1931 में शुरू किया गया था, कब, 1931 में शुरू किया गया था। सेंट्रल विजिटा जो प्रोग्राम है 1931 में इसको शुरू किया गया था। इस योजना में राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, संसद भवन, अभिलेख कार्यालय और इंडिया गेट के निर्माण भी शामिल है, किसके अंतर्गत, सेंट्रल विजिटा के अंतर्गत, ठीक है। तो स्टेटमेंट में जैसे यूपीएससी या पीसीएस में एग्जाम बनता है अगर इससे रिलेटेड, तो वो भी पूछेंगे कि जो सेंट्रल विजिटा विकास जो पुनर्विकास योजना है वो, उसमें आपका संसद भवन के साथ साथ नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, संसद भवन, अभिलेख कार्यालय, इंडिया गेट का भी निर्माण शामिल है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें राजपथ वर्तमान कर्तव्य पद कर दिया है, राजपथ का नाम क्या कर दिया है, कर्तव्य पद कर दिया है ना। नागरिक उद्यान का विकास शामिल था, ठीक। अभिलेख कार्यालय, रिकॉर्ड ऑफिस को राष्ट्र अभिलेखागार नाम दे दिया गया है, ठीक है। पहले इसको अभिलेखागार कहते थे, जैसे रिकॉर्ड ऑफिस बोलते थे, और अभी जो इसको बोलेंगे, अभी इसको बोलेंगे राष्ट्रीय अभिलेखागार, ठीक। तो सेंट्रल विजिटा, इसमें देखते हैं सेंट्रल विजिटा योजना का उद्देश्य भारत की संसद की संविधान का निर्माण करने के शासन बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। देखो इसका पर्सपेक्टिव ये था कि जैसे मानो जो संसद भवन है, ठीक है, इसमें क्या है, पर्याप्त बैठने जो सांसद हैं उनके पर्याप्त बैठने की व्यवस्था नहीं है पुराने वाले में, ठीक है। और 2 सदनी विधायिका डिज़ाइन के लिए तो है ही नहीं, उसमें इतने जो सांसद हैं वो नहीं बैठ पाते हैं। तो ये 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद, ठीक है, लोकसभा सीटों की 545 पर अपरिवर्तित बनी हुई है। इसमें कहने का मतलब है कि जब 1971 में जनगणना हुई थी तो उसमें परिसीमन हुआ था, तो 545 सीटें बनी हुई थी, ठीक है। और इसको 2026 तक ऐसे संभवत बना रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए जो आपकी संसद भवन है उसमें इतनी सांसदों की बैठने की व्यवस्था नहीं थी, तो इन्होंने क्या करा है, नई संसद भवन का विस्तार किया है, जो अगले
कई सालों तक इसकी जो क्षमता है सांसदों की बैठने की कुर्सियों और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है तो वो आपको इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक, 2026 तक इसको इसमें क्या करना है, परिवर्तन करना है, 543 से ज़्यादा करना है। तो इसको एक बार इसमें नज़र देखेंगे कि वर्तमान संसद भवन के बारे में देख लेते हैं। ठीक, इसमें देखते हैं वर्तमान संसद भवन में क्या क्या पर्सपेक्टिव है, क्या आइडिया दे रखे हैं। जैसे वर्तमान संसद भवन के बारे में देखते हैं तो भारत का वर्तमान संसद भवन औपनिवेशिक युग की इमारत है। ठीक है, जब अंग्रेज़ों का शासन था उस समय की ये बनी हुई है और ब्रिटिश वास्तुकार किसने बनाई थी, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। ठीक है, ये वनडे एग्जाम में पूछ लिया था है कि जो संसद भवन है उसका जो वास्तुकार हैं और डिज़ाइनर हैं वो किसने की थी, तो एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर द्वारा डिज़ाइन किया गया भवन है और इसका निर्माण 1921 से 1927 में, ठीक है, हुआ था कंप्लीट। इस भवन में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कार्य करती है। ठीक, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और वर्तमान संसद भवन आकार गोल है और ऐसा माना जाता है कि इसका आकार मुरैना मध्य प्रदेश स्थित 64 जोगनी मंदिर के अद्भुत गोल आकार से प्रेरित है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला पॉइंट है। ये आपका 2021 के पीटी में आया था ये वाला सवाल। ठीक, और फिर देखते हैं आगे। अधिक स्थान की मांग को पूरा करने के लिए 1956 में संसद भवन में 2 अधिक मंजिलें जोड़ी गई थी और पहली निर्वाचन संसद में मंजिल 1952 में थी। तो ये वाला इम्पोर्टेंट रहेगा आपका लास्ट वाला पॉइंट। फिर देखते हैं नई सेवा के लिए अनुपयुक्त ढांचा था पुरानी वाली जो थी। ठीक है, इसको हम नहीं देखते तो हमें जो इम्पोर्टेंट है वही हम देखेंगे। फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना, ठीक है, ये किस में आती है, नए संसद भवन में दर्शाई गई है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना। जैसे लोकसभा कक्ष है तो राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि जो जैसे लोकसभा का जो कक्ष है वो किस पक्षी के थीम पर आधारित है, तो वो आपका राष्ट्रपति मोर के थीम पर आधारित है और राज्यसभा का राष्ट्रपति पुष्प कमल की थीम पर आधारित है। ठीक, जो राजकमल का आपका कक्ष है ना वो आपका पुष्प कमल, राष्ट्र पुष्प कमल की थीम पर आधारित है। ठीक, नए संसद भवन के प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद लगाया गया है। ठीक है, जैसे जाएंगे ना हॉल में क्या मिलेगा आपको, राष्ट्रीय वृक्ष मिलेगा बरगद। तो संसद भवन में सेंगोल राजदंड के अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में स्थापित किया गया है। तात्पर्य कि सेंगोल राजदंड और सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। एक डंडा होता है जिसे हम राजदंड बोलते हैं, प्रतीक राष्ट्रपति प्रतीक को संसद भवन के शीर्ष पर स्थापित किया गया है। ठीक, और जैसे आपका जो वो है ना सारनाथ का जो शेर वाली जो वो है मूर्ति है, स्टैचू है, तो वो कहाँ लगाया है, शीर्ष पे लगाया हुआ है संसद के में, है ना। और यह सारनाथ के अशोक स्तंभ बोलते हैं उसको, अशोक स्तंभ से लिया गया है। नए संसद में भदोई उत्तर प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध हाथ से बने कालीन सजाए गए हैं और भदोई हाथ से बने खूबसूरत कालीन के लिए विख्यात है, इसलिए इसे कालीन शहर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कैसा क्वेश्चन बन जाएगा, तो कालीन शहर किस लिए जाना जाता है, तो हाथ से बने खूबसूरत कालीन के लिए जाना जाता है। फिर आता है जल थल और नभ समर्पित 6 द्वार बनाए गए हैं। ठीक, जल थल नभ और समर्पित 6 द्वार बनाए गए हैं और भारतीय सभ्यता के अनुकूल प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। नए भवन में मुख्य द्वार पर अशोक चक्र बना हुआ है और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। संसद में भवन में लगी सागवान की लकड़ियाँ जो हैं वो नागपुर से संगमरमर नागपुर से मंगाई और संगमरमर जो मंगाया वो गुजरात से मंगाया। बलुआ पत्थर आपका लाल सफ़ेद पत्थर है जो राजस्थान से मंगवाया है। साथ ही त्रिपुरा से मंगवाई गई बांस की लकड़ियाँ इसके फर्श पर लगाई गई हैं। ठीक, फिर इसमें देखते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ देखेंगे विशाल नए संसद भवन की सीटिंग क्षमता पुरानी की तुलना में 150% अधिक है। मतलब पहले बैठते थे तो 50 या 100, तो उससे 150% उसकी संख्या है कि आप इतने बैठ सकते हैं। इसका आशय है कि सांसदों के लिए लोकसभा संसद में 588 सीटें होंगी और राज्यसभा सदन में 384 सीटें होंगी। संयुक्त अधिवेशन में 1272 सांसदों की बैठने की व्यवस्था होगी। संयुक्त अधिनियम जब हुआ तो उस समय कितने सांसद बैठ सकते हैं, तो 1272 सांसद बैठ सकते हैं। ठीक, फिर आता है आपका राजद्रोह कानून लॉ। सुर्खियों में क्यों है ये, तो ये सुर्खियों में इसलिए बना हुआ है, हाल ही में 22वें विधि आयोग ने राजद्रोह कानून के उपयोग पर अपनी 279वीं रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, किसने करी है, 22वां विधि आयोग, ठीक है, द्वारा राजद्रोह कानून के उपयोग पर क्या अपनी 279वीं रिपोर्ट जारी कर दी है। इसका रिपोर्ट में उसने राजद्रोह कानून को बनाए रखने की सिफारिश की है। ठीक, तो ये किस वाली
विधि आयोग है तो 22 वाली विधि आयोग है। और इसकी रिपोर्ट कौन सी है तो 279 रिपोर्ट में इसने माना है कि राजद्रोह कानून को बनाए रखने की आवश्यकता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे राजद्रोह कानून है क्या। ठीक है, ये भी तो पता होना चाहिए कि राजद्रोह कानून है क्या। तो राजद्रोह कानून है भारतीय दंड संहिता IPC। ठीक, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो जो दंड संहिता है ना IPC की धारा 124 राजद्रोह को परिभाषित करती है। इसमें निम्नलिखित माध्यम से भारत में कानूनी तौर पर स्थापित सरकार के प्रति घृणा, अवमानना अथवा उत्तेजना पैदा करने के प्रयास को क्या है राजद्रोह माना गया है। ठीक है, देख इसमें मैं समझा था हमको, और देखते हैं इसको लेते हैं एक बार, आप इसको समझ लो फिर बोलते हैं। जैसे भारतीय दंड संहिता IPC की 124A में राजद्रोह को परिभाषित किया है कि राजद्रोह क्या है। अब ये देखते हैं कि निम्नलिखित माध्यमों से भारत में कानूनी तौर पर स्थापित सरकार के प्रति घृणा, अवमानना तथा उत्तेजना पैदा करने का प्रयास राजद्रोह माना जाता है। ठीक है, और राजद्रोह और राष्ट्रीय द्रोह, ठीक है, दोनों अलग अलग शब्द हैं। राजद्रोह सरकार के प्रति दीनहीन बातें करना, अवमानना करना, उसके प्रति घृणा करना, तो ये क्या है राजद्रोह आ जाता है। ठीक, और ये किस धारा में आता है तो IPC की 124A में आता है। ठीक है, और राजद्रोह माना गया है जैसे मौखिक लिखित शब्दों द्वारा, इसको पढ़ते हैं, मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा, संकेतों के माध्यम से या दृश्य रूप में अन्य तरीके से ये कर सकते हैं राजद्रोह माने। जैसे मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा आप किसी सरकार के प्रति गलत शब्दों में या किसी और चीज़ परस्पेक्टिव पे लिखना चाहते हैं जिससे सरकार की जो छवि है वो धूमिल हो रही है, तो उसमें मौखिक हो या लिखित हो तब भी आप इसके दायरे में आएंगे। संकेतों के माध्यम से करते हैं तब भी इसके दायरे में आएंगे, और दृश्य रूप में या अन्य तरीक़ों से करते हैं तब भी इस कानून के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वर्षों से हो रही राजद्रोह कानून की आलोचना पर नज़र डालते हैं एक बार कि वर्षों से जो राजद्रोह कानून है उस पर ये इतनी आलोचनाएं क्यों हो रही थी। तो व्यक्ति पर एक परिभाषा श्रेया सिंघल 2015 बाद के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अस्पष्ट और व्यापक धाराएं असंवैधानिक घोषित होंगी, इसलिए उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो ये वाला विवाद आपको याद रखना है। जैसे व्यापारिक परिभाषा जैसे श्रेया सिंघल 2015 किससे रिलेटेड है, तो राजद्रोह कानून से रिलेटेड है। इसमें असंवैधानिक घोषित चीज़ें घोषित हो जाएंगी जिनको व्यक्ति स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाता है, तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी निरस्त हो जाएंगी, शून्य घोषित हो जाती है। असहमति पर जाने पर प्रतिकूल कार्रवाई का डर, राजद्रोह का जैसे राजद्रोह का आरोप लगाए जाने के डर से अपनी राय व्यक्त करने, वैध आलोचना करने से डरते हैं, इससे अपनी ही आवाज़ को दबाने की प्रवृत्ति है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, पहले ये वाला बॉक्स देखेंगे फिर उसके बाद में ये पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है आपका। तो पिछले कुछ वर्षों में न्यायपालिका ने 124A की संख्या किस प्रकार की है, जैसे उसकी व्याख्या किस प्रकार करी गई है। तो ये देखते हैं कि जैसे रोमेश थापर बना मद्रास राज्य 1950, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार की आलोचना से उसके प्रति असंतोष या बुरी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, हालांकि इसे तब तक अभिव्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता प्रतिबंध के लिए उचित आधार नहीं माना जाता है जब तक कि इसमें राष्ट्र की सुरक्षा कमजोर करने या ध्वस्त करने की मंशा शामिल ना हो। ठीक, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। रोमेश थापर बना मद्रास राज्यवाद में कहा गया है कि जैसे आप आलोचना से प्रति असंतोष या बुरी भावनाएं उत्पन्न हो रहे हैं, हालांकि इसे तब अभिव्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंध करने के लिए उचित आधार नहीं माना जाएगा। ठीक, फिर आपका है केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 1962, सुप्रीम कोर्ट ने 124A की वैधता को बरकरार रखा है। ठीक, केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य था जिसमें 1962 में हुआ, जिसमें धारा 124 को वैधता के बरकरार रखा है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राष्ट्र को उन ताकतों से संरक्षण की आवश्यकता है जो उसकी सुरक्षा और स्थिरता को खतरे में डालें। ठीक, तो ये वाले पॉइंट से ये वाला पास हो गया। फिर देखें, हालांकि इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि केवल वही भाषण स्पीच जो लोक व्यवस्था को उकसाता उसे ही राजद्रोह मानेगा। ठीक है, तो ये कहा है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो लोक अव्यवस्था को उकसाता है या उसे ही राजद्रोह माना जाएगा। विनोद दुआ बनाम भारत संघ बाद 2021 में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये नागरिक, सुप्रीम कोर्ट का जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नागरिक को सरकार और उसके पदाधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों की आलोचना करे व उन पर टिप्पणी का अधिकार, बशर्ते है कि लोग कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ
हिंसा के लिए उकसाए नहीं हो। फिर आता है आपका MG वोम्बटेकेर, ठीक है, बनाम भारत संघ, जो है आपका 2023 का, ये लेटेस्ट वाला है, ठीक है, ये क्या आपका लेटेस्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों को धारा 124 के तहत दर्ज किए गए आरोप से संबंधित सभी लंबित सुनवाई, अपीलों और कार्रवाई को स्थापित करने के निर्देश था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि IPC की धारा 124 की कठोरता वर्तमान सामाजिक परिवेश में अनुरूप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो तर्क दिया है तो सामाजिक परिवेश के अनुरूप नहीं है, यह उस समय के लिए उपयुक्त थी तब भारत औपनिवेशिक शासन के अधीन था। ये सुप्रीम कोर्ट ने कही है IPC की धारा 124A के लिए, ठीक। इसको देखते हैं कि दोषी सिद्धि के लिए निम्न दर के 124 के तहत दायर मामले में सजा की दर, जैसे यहाँ देखेंगे एक समय में सजा की दर 3 से 33% के बीच उतार चढ़ाव देखा गया। साथ ही 2020 में अदालत में ऐसे विचाराधीन मामले 95% उच्चतम स्तर पर पहुँच गए थे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं दुरुपयोग और विनोदाभास, इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर देखेंगे देश में निरंतर यूनाइटेड किंगडम में राजद्रोह कानून को 2002 में आधिकारिक तौर पर निरस्त कर दिया, ठीक है। ये हमारा UPSC से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको देखेंगे हम अच्छे से। जैसे अन्य देशों में निरस्त कानून का, यूनाइटेड किंगडम में राजद्रोह कानून को 2009 में आधिकारिक तौर पर निरस्त कर दिया गया, ठीक है। किसको? अन्य देशों में निरंतर यूनाइटेड किंगडम ने राजद्रोह कानून को 2009 में आधिकारिक तौर पर क्या कर दिया? दफना दिया, ख़त्म कर दिया उसको। कानून का निरसन और वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव डालने का हवाला देते हुए किया गया। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर में भी इसे निरस्त कर दिया गया। फिर आता है धारा 124A को बरकरार रखने के लिए विधि आयोग द्वारा दिए गए तर्क। भारत की एकता अखंडता की रक्षा करना हेतु 124, ठीक, भारत की एकता की अखंडता की रक्षा करने हेतु धारा 124 को राष्ट्र विरोधी अलगाववादी तत्वों से निपटने में उपयोगी होगा। अनुच्छेद 19 के तहत राजद्रोह एक युक्त प्रतिबंध है। संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत दिया गया वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मूल अधिकार असीमित नहीं, ठीक है, असीमित नहीं है। जो कानून है वो असीमित नहीं है। फिर उसके बाद देखेंगे मौजूदा आतंकवाद रोधी कानून धारा 124 में स्थान नहीं ले सकते। यदि IPC की धारा 124A न हो तो सरकार के खिलाफ हिंसा पकड़ने की स्थिति में बहुत ही सख्त कानून ला सकते हैं। उदाहरण के लिए गैर कानूनी गतिविधियाँ रोक अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ठीक है। ये हमारे मेंस के पर्पज से हैं, BD के लिए नहीं है, तो हम इससे आगे देखेंगे। जैसे विविधता कानून आदि, इसमें क्या दे रखा है? इसमें कुछ देशों ने अपने राजद्रोह कानून के आतंकवाद विरोधी कानून के साथ विलय कर दिया। हो सकता है कि भारत में ऐसी ठीक है। अब देखते हैं विधि आयोग की सिफारिशें। विधि आयोग ने क्या क्या सिफारिशें करी हैं, तो एक साइड में देखें वर्तमान परिदृश्य और दूसरी साइड में विधि आयोग का प्रस्ताव देखते हैं। तो पहले देखेंगे वर्तमान परिदृश्य क्या, IPC की धारा 124 में, ठीक है, IPC की धारा 124 में केदारनाथ बना 1962, केदारनाथ बाद 1962 को निर्णय शामिल किया गया है वर्तमान प्रदेश में। विधि आयोग का प्रस्ताव है कि राजद्रोह की परिभाषा में हिंसा भड़काने या लोक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति से पद को जोड़ा जाना चाहिए। फिर वर्तमान में 124 में 3 वर्ष की जेल या आजीवन कारावास का प्रावधान है। इसका अर्थ है कि आजीवन कारावास होगा या केवल 3 वर्ष तक कारावास हो जाता है, ठीक है। इसमें जेल की अवधि के 7 वर्ष के लिए आजीवन कारावास तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। किसमें? विधि आयोग का जो प्रस्ताव है उसमें 8 वर्ष कर दिए के लिए प्रस्ताव मांगा गया। इससे सजा के संदर्भ में न्यायाधीश को प्राप्त व्यापक विवेक का अधिकार समाप्त हो जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रक्रियात्मक सुरक्षा। कोई भी प्रक्रियात्मक सुरक्षा मौजूद नहीं है। राजद्रोह के लिए कोई भी FIR तब तक दर्ज नहीं की जाएगी जब तक कि कोई पुलिस अधिकारी प्रारंभिक जांच नहीं कर लेता, FIR की अनुमति नहीं देता, या पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर रैंक से नीचा नहीं होना चाहिए। फिर देखेंगे ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आपका
शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक, ग्रीवेंस रेडरेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स GRA। सुर्खियों में क्या, हाल ही में केंद्रीय और लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री 2022 के शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक की शुरुआत की गई है। ठीक, फिर आपका शिकायत निवारण तंत्र के लाभ क्या क्या हैं उसको देखते हैं। जैसे वन नागरिकों को अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए प्लेटफॉर्म या माध्यम प्रदान करता है। दूसरा, यह मिनिमम गवर्नमेंट तथा मैक्सिमम गवर्नमेंट सुनिश्चित करता है और यह नागरिकों से फीडबैक उपलब्ध करके मंत्रालय को अपनी सेवाओं की गुणवत्ता का विश्लेषण करने के सहयोग करता है। ठीक, फिर आपका यह जवाबदेही, पारदर्शिता, विश्वास निर्माण और बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित करता है। ठीक, फिर आपका GRAI क्या है 2022 के बारे में अन्य संबंधित तत्व क्या हैं। GRAI क्या है 2022 की अवधारणा और ठीक है, अवधारणा पेंशन मंत्रालय के अधीन है। इस सूचकांक की रिपोर्ट केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और प्रबंधन प्रणाली CPRM और इससे संबंधित 10 चरणीय सुधारों का हिस्सा है। इन सुधारों को DARGP द्वारा अपनाया गया था। इन उद्देश्य लोक शिकायत की गुणवत्ता में सुधार लाना और शिकायत के निपटान करने के लिए समय समय पर कार्य करना है। इस सूचकांक का उद्देश्य क्या है, तो संगठन बार तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत करता है, साथ ही शिकायत निवारण तंत्र GRM के गुणों, कर्मियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और फिर आता है आपका सूचकांक निर्माण 4। सूचकांक निर्माण 4 अलग अलग आयामों में 12 संकेतों के आधार पर किया गया। जैसे इसके सूचकांक दिए गए हैं किसके, शिकायत निवारण के, तो 12 संकेतों के आधार पर दिए गए आयाम और दक्षता, फीडबैक, कार्य क्षेत्र और प्रतिबद्धता शामिल है इसी में। फिर आता है आपका CP, इसको देखते हैं कि CPGRM क्या है। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य पीड़ित नागरिकों की शिकायतें प्रस्तुत करने में सक्षम है। फिर आता है आपका लोकपाल और राज्य लोक आयुक्त, केंद्र सतर्कता आयोग CBC तथा अन्य संवैधानिक निकाय हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जैसे संगठनों ने शिकायतों की जांच पड़ताल करने के लिए लोकपाल की स्थापना की। ठीक, फिर आता है आपका गुजरात, स्वाट, आंध्र प्रदेश, राजस्थानी संपर्क, उड़ीसा के भवनों, उड़ीसा के ई-अभियोग आदि राज्यों में डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। फिर आपका है GRAI में रेखांकित किया गया 2021 में मंत्रालय और विभागों की निपटार। GRAI में रेखांकित 2021 मंत्रालय और विभागों की शिकायतों के निपटारे में 32 दिन लगते थे, लेकिन 2023 में दिनों की संख्या घटाकर 16 कर दी है। GRAI में शिकायत करने हैं तो उसमें जो 32 दिन लगते थे उसमें अब 16 दिन लगेंगे, आधा हाफ कर दिया उसका। शिकायत निवारण तंत्र, द्वितीय प्रशासनिक आयोग कौन सा, दूसरा जो प्रशासनिक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार GRM प्रशासन नागरिक केंद्रीय बनाने के प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण तंत्रों में से एक है। शिकायत निवारण प्रणाली का मूल सिद्धांत क्या है। शिकायत निवारण प्रणाली का मूल सिद्धांत है कि नागरिकों को निम्नलिखित स्थितियों में शिकायत हेतु तंत्र की सहायता लेने में सक्षम होना चाहिए। लोक शिकायतों का निवारण करने के लिए दो नोडल एजेंसी होंगी। ठीक है, 2 नोडल एजेंसी होंगी, एक तो प्रशासनिक सुधार और शिकायत विभाग DARGPG और दूसरा मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन लोक शिकायत निदेशालय। ठीक, इसको ये दोनों पॉइंट याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है आपके 2024 में मई का UPSC का प्रीलिम्स में। ठीक, फिर आपका देखते हैं आगे, न्यायपालिका पर अधिक बोझ, विटामिन की समस्या रही नागरिकों के अपने अधिकार, और 32 वैसे ही बिना साफ के तो बद्दा है। अब देखते हैं कि मौजूदा लोक शिकायत प्रणाली में विद्यमान समस्या क्या है। नागरिकों को अपने अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता की कमी की गई। कई सरकारी विभाग समाधान तंत्र मौजूद है, लेकिन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। न्यायपालिका के अधिक बोझ, विभागों के पास अपने कर्मियों की शिकायत के निवारण हेतु आंतरिक तंत्र मौजूद है। फिर आता है आपका एकरूपता का अभाव है। ठीक, किसका, एकरूपता का अभाव दिखता है। कोई वैधानिक समर्थन नहीं है। कई विभागों में GRM को RTI की तरह अनिवार्य माना जाता है। ठीक, तो ये आपका जो बॉक्स दे रखा है, बॉक्स में देखते हैं क्या दिख रहा है। तो CPGRAMS 10 चरणीय सुधार है। ठीक है, 10 चरणीय सुधार। पहला
पहला आपका CPGRMS में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग। दूसरी है सभी क्षेत्रीय भाषा में, ठीक, शिकायत निवारण सूचकांक, फीडबैक कॉल सेंटर, नागरिक सेवा केंद्र CSC, नागरिक सर्वोत्तम क्षमता निर्माण कार्यक्रम, मासिक प्रगति रिपोर्ट, डेटा, ठीक है, डेटा रणनीति इकाई तथा एक राष्ट्र एक पोर्टल है ना। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको देखते हैं कि नागरिक केंद्रीय प्रशासन, ठीक, क्या है, नागरिक केंद्रीय प्रशासन, ठीक है। यह द्वितीय प्रशासनिक सुधार ARC की रिपोर्ट के अनुसार सुशासन और नागरिक केंद्रीय प्रशासन की अवधारणा आपस में गहराई में जुड़ी हुई है, ठीक है। कौन सा है ये, एक सेकेंड, हाँ वही चला। GRM के अलावा अन्य तंत्र प्रशासन को नागरिक केंद्रीय बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे उपयुक्त आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाना, ठीक, सूचनाओं का अधिकार, नागरिक चार्टर, सेवाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन, नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, उपयुक्त आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाना है, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट, इसमें इतना कुछ है नहीं, इसको देखते हैं, आगे वाली न्यूज़ को देखते हैं OTT के लिए। अब देखो, इसको मैं OTT को ऐसे आपको बता देता हूँ, जैसे OTT प्लेटफॉर्म है, ये ऑनलाइन काम करता है, ठीक है, ऑनलाइन इसमें वेब सीरीज़ वगैरह, मूवी वगैरह या प्रोग्राम वगैरह आते हैं तो वो ऑफ हो जाते हैं एकदम से, ठीक। और फिर क्या है, इसमें जो डिजिटल प्रकाश कंटेंट शिकायत परिषद है ना, जैसे परिषद है ये वाले डिजिटल प्रकाश कंटेंट शिकायत परिषद DP में IT की नियमावली 2021 के आधार पर OTT पर दंडात्मक सिफारिश की है। IT नियमावली से तात्पर्य मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 में दिए गए हैं। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म OTT क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। OTT क्या है? OTT ऐसी सेवाएं हैं जो देश को सीधे इंटरनेट के माध्यम से फिल्मों और TV कार्यक्रम, अन्य मीडिया कंटेंट तक पहुंच प्रदान करती है। इसमें केबल या सैटेलाइट का उपयोग नहीं किया जाता है, किसमें, OTT में। और भारत में OTT के दर्शकों की संख्या 43 मिलियन है और ऐसा अनुमान है कि 2023 के अंत में 50 मिलियन तक बढ़ जाएगी। OTT क्या है? OTT एक ओपन प्लेटफॉर्म है जिस पर क्या करते हैं, मूवी वगैरह, सीरीज़ वगैरह डाल देते हैं, ठीक। तो इसको रेगुलेट करती है गवर्नमेंट। पहले इसको क्या नहीं, रेगुलेट नहीं करती थी, लेकिन अब इसमें जो प्रावधान किए गए हैं तो इसको रेगुलेट करेगी। तो फिर वहाँ पे क्या होना चाहिए, कुछ इक्विपमेंट होने चाहिए जिससे कि वो यूज़ कर सके। और क्या क्या इसमें आपके अधिनियम वगैरह, क्या कानून वगैरह क्या बने हैं, तो वो भी इसमें देखें। जैसे कि कंटेंट, ठीक है, प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले कंटेंट पर निम्नलिखित कानून लागू होते हैं। तो कौन कौन से लागू होते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ठीक है, भारतीय दंड संहिता 1861 और स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 है। नई IT नियम 2021-2022 87(2) के तहत सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियमावली 2021 जारी है। इसके प्रमुख प्रावधान में निम्नलिखित शामिल है, ठीक। तो इतना इसमें इतना देखना नहीं है, तो ये देख लो एक बार। OTT नियम के लिए 3 स्तरीय तंत्र क्या है, ठीक है। OTT में जाने के लिए 3 स्तरीय वो क्या है, तंत्र क्या है। जैसे स्तर 1 प्रकाशकों द्वारा स्वयं विनियमित करना, स्तर 2 प्रशासकों की स्वयं विनियमित संस्था द्वारा स्व विनियमन करना, स्तर 3 केंद्र सरकार द्वारा निरीक्षण। ठीक है, आगे देखते हैं। OTT में इतना कुछ भी है नहीं, तो इसको यहीं छोड़ते हैं। फिर आप आगे का देखते हैं। जैसे संक्षिप्त सुर्खियों में रहा है अफर्मेटिव एक्शन क्या है। ये इम्पोर्टेंट है कि अफर्मेटिव एक्शन है क्या, ये भी एक 2 शब्दों में पता चल जाएगा कि अफर्मेटिव एक्शन क्या है, ठीक। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज में प्रवेश के लिए नस्ल आधारित अफर्मेटिव एक्शन को समाप्त कर दिया है, ठीक है। ये ऐतिहासिक फैसले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गुटर बनाम बोलिंग और राष्ट्र रेजिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बना 1978 मामले में निर्णयों के प्रभावी रूप से निरस्त कर दिया, ठीक। सकारात्मक कार्रवाई अमेरिका द्वारा विशेष पहचान वाले व्यक्तियों के खिलाफ पक्षपात, ठीक। अब देखते हैं इसमें क्या क्या संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बारे में देखते हैं। अफर्मेटिव में तुलना। अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST कहे जाने वाले समाज के विभिन्न वर्ग उत्पादन करता है, ठीक है।
तो यह समाज के उन समूहों में समान अवसर प्रदान करता है जिसमें ऐतिहासिक रूप से नस्ल, लिंग, रुझान, दिव्यांगता आदि के आधार पर भेदभाव किया गया है। ठीक। फिर आपका उत्पत्ति जैसे इस संविधान के 15(4) और 16(4) में मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल किया गया है। कोटा में आपका नियोजन और शिक्षा दोनों क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग SC/ST के लिए अधिकतम 52%। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई थी, तो इसको देखते हैं। उत्पत्ति मैंने बता दिया 15(4) और 16(4) में मौलिक अधिकार के रूप में इसको शामिल किया है और इसे 1964 के सिविल राइट एक्ट में शामिल किया गया था। ठीक है, सिविल राइट एक्ट में शामिल किया गया था किसे? संयुक्त राज्य अमेरिका के। देश के अलग राज्यों और संस्थाओं में से विधिक तरीकों से लागू किया अफर्मेटिव एक्शन का स्तर निश्चित नहीं होता है। ठीक, ये हो गया आपका अफर्मेटिव। तो एक बार इसकी जो डेफिनेशन उससे देख लेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजों में प्रवेश के लिए नस्ल आधारित अफर्मेटिव एक्शन को सीमित कर दिया। ठीक है, तो किसमें? जाति आधार से रिलेटेड है वो। ठीक है, इसमें एक ये वाला आपका राज्यपाल का जो पार्ट है ये इम्पोर्टेंट है और वो उसको हम छोड़ेंगे, वो एग्जाम्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो तमिलनाडु के जो राज्यपाल है ना, मंत्री विभागों में फेरबदल करने के राज्य सरकार के अनुरोध पर अस्वीकार कर दिया। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाएगी। ठीक है, फिर आपका अवधारणा के खिलाफ राज्यपाल अन्य कार्यालयों के प्रमुख होते हैं। ठीक है, जैसे कार्यकारी शक्ति, न्यायिक शक्ति का प्रयोग कर सकता है, विधायी विधि व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करता है। ठीक, इसमें इतना कुछ है नहीं, आपने जो पढ़ रखा है वही सही है। तो आज का ये वाला सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, कल देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद और इसको लाइक, शेयर, कमेंट भी करना दोस्तों, ताकि और भी मोटिवेट मिले और हम इसको अच्छे से करा सकें। और साथ ही हम इस पर एनवायरनमेंट के लिए क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जो आपको पेड बेच में मिलता है ना, वही कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा फ्री में, और आपको एक चीज़ डिक्लेयर की जाएगी और आप उस पर लाइक सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को भी देखें। कल या परसों में वो स्टार्ट हो जाएगी आपकी, और उसको देखें और सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करते रहें, ताकि इस चैनल को आगे ले जाया सके और आपको फ्री में आपके पेड वाला कॉन्सेप्ट मिले। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।